अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है वोल्टेज डिवाइडर 22 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो बात की थी, कॉन्फ़िगरेशन जो 22 सर्किट 22 करंट के हवाले से आईसीक्यू या वोल्टेजेस के हवाले से वीसीईक्यू के हवाले से हमने बात की थी। तो हमारा फिक्स 22 कॉन्फ़िगरेशन था। फिर एमीटर के हवाले से हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी। प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो करंट्स हैं यानी आईसीक्यू और वीसीईक्यू वो बीटा डिपेंडेंट थे, और बीटा डिपेंडेंट जो है वो टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से फॉर एग्जांपल जो बीटा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, टेम्परेचर। सही है। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी की वजह से या टेम्परेचर सेंसिटिव होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आता है हमारे पास कि बीटा जैसे ही चेंज होगा, जैसे ही बीटा हमारा चेंज होगा, वैसे ही हमारे पास जो करंट्स है, हमारे पास कौन से करंट, जो हमारे पास आई सी क्यू है या हमारे पास वोल्टेज है वी सी ई क्यू, दैट विल चेंज। और हमारे पास आपको पता है कि ये हमारी एक लोड लाइन थी। उस लोड लाइन में फॉर एग्जांपल जहाँ पर हमारे पास जो है वो कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमने कह दिया ये आई सी क्यू है या ये हमने कह दिया वी सी ई क्यू है, और ये हमारा क्यू पॉइंट है। तो इफ दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस क्यू पॉइंट विल नॉट बी, इज नॉट स्टेबल। क्यू पॉइंट जो है स्टेबल नहीं होगा, और क्यू पॉइंट चूंकि स्टेबल नहीं होगा तो उसका मतलब है क्यू पॉइंट वेरी करेगा। तो वेरिएशंस इन आई सी क्यू, वेरिएशंस इन वी सी ई क्यू हम लोगों को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एवेल्यूशन होगी करंट की और वोल्टेजेस की। तो इट वुड बी डिजायरेबल टू डेवलप अ बाइस करंट दैट इज लेस डिपेंडेंट, और क्या कहना चाहिए, इनडिपेंडेंट या इनफैक्ट इनडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर्स बीटा। यानी हम चाह ये रहे कि बीटा की जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ऑफ बीटा, ये एंड हो जाए, बीटा डिपेंडेंसी जो है हमारी एंड हो जाए। दैट इज व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। हम मूव कर रहे हैं किसी तरफ, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। दैट इज व्हाई, क्योंकि हमारे पास हम चाह ये रहे हैं कि बीटा की जो डिपेंडेंसी है ना वो हम लोग एंड कर दें। तो जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग जो है वो एक नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है वो क्रिएट होगा। हम अभी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का सर्किट बना के देखते हैं कैसा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। अच्छा जी, तो हम लोग देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का कौन सा सर्किट देखते हैं बेटा। हम लोग देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का सर्किट हम लोग व्यू करते हैं, और उसके हवाले से हम देखते हैं कि सर्किट होता कैसा है। तो उसकी करंट्स की वैल्यूशन करेंगे, इसकी वोल्टेजेस की वैल्यूशन करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही डेवलप करेंगे, वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। उसी तरह से हम एक ही तरीका है वोल्टेजेस और करंट्स निकालने का बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किट कैसा दिखता है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का। ये हमारे पास ये ट्रांजिस्टर आ गया हमारे पास, दिस इज ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर के साथ ये हमारे पास एमीटर का रेजिस्टेंस आ गई। ये हमारे पास पहले बेस रेजिस्टेंस थी, अब इसके साथ हमने वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना दिया, एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना दिया। यहाँ पे हमारे पास कलेक्टर रेजिस्टेंस आ गई, और ये हमारे पास आ गया VCC, दिस इज VCC, दिस इज RC, दिस इज हमारे पास R1, दिस इज R2, और फिर इसको हमने कर दिया ग्राउंड यहाँ से, दिस इज RE। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी विल बी, दिस कैपेसिटर will be what you can say blocking all the DCs from the input. From here we will be applying the input, and we'll be taking the output from this collector side. We'll be taking the output from the collector side. This is the output point. This is the typical circuit of voltage divider biasing. तो हमारा पास हमारा असल काम क्या है कि हम चाह ये रहे कि हमारा जो सर्किट है वो बीटा डिपेंडेंट ना हो। तो अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो जो एग्जैक्ट बाइसेस है वो सेंसिटिविटी चेंजेस हैं बीटा की, वो बहुत स्मॉल हैं या नेग्लिजिबल कहना चाहिए, क्वाइट स्मॉल होती हैं या बहुत नेग्लिजिबल होती हैं। हम देखते हैं कैसे। असल में हम जब सर्किट्स की करंट इक्वेशन से एवेल्युएट करेंगे ना, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से जो है ना जो रिजल्टिंग लेवल्स हैं आईसीक्यू के और वीसीईक्यू के, वो ऑलमोस्ट टोटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बीटा के। और जो प्रीवियस डिस्कशन हमने की थी क्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट से कि फिक्स्ड लेवल ऑफ आईसीक्यू एंड वीसीक्यू जो था वो हमने देखा था, तो वो लेवल ऑफ क्या कहना चाहिए चेंज हो रहा था, चेंज इन बीटा के रिस्पेक्ट से, क्योंकि आई बी क्यू भी चेंज हो रहा था। तो आई बी क्यू जब चेंज होता था तो आई सी ई क्यू भी चेंज होता था, और वी सी ई क्यू भी हमारा चेंज होता था। तो एज नोटेड अबव कि देयर आर टू मेथड्स टू इवेलुएट। एक तो हमारा एग्जैक्ट मेथड है, एक तो हमारा एग्जैक्ट मेथड है इक्वेशंस को इवेल्युएट करने का, और एक हमारा है अप्रोक्सीमेट मेथड, दूसरा है हमारा अप्रोक्सीमेट मेथड। अच्छा, अप्रोक्सीमेट मेथड के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी एक अप्रोक्सीमेशन है,
एक एक अप्रोक्सीमेशन है, उस अप्रोक्सीमेशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास वही क्या कहना चाहिए रिजल्ट्स आते हैं जो हमारे पास रिजल्ट एग्जैक्ट मेथड से आते हैं। तो फर्स्ट वी विल अप्लाई एग्जैक्ट मेथड। अच्छा, अप्लाई किससे करेंगे? बाय डिप्लॉइंग केवीएल इक्वेशंस। जो केवीएल की इक्वेशंस हैं वो हम डिप्लॉय करेंगे और उसी इक्वेशन को डिप्लॉय करके हम जो है अपने नेटवर्क्स को वैल्यूएट करेंगे। तो हमारे पास दरअसल अब यहाँ पर अगर आप नेटवर्क को देखें तो हमारे पास एक तो ये इनपुट साइड है और ये ऐसे फॉर एग्जांपल दिस इज अवर इनपुट साइड, सॉरी दिस इज अवर, हमारे पास जो इनपुट साइड है दिस इज अवर इनपुट साइड। तो ये हमारा नेटवर्क बन रहा है इनपुट साइड का और ये लूप बन रहा है हमारा आउटपुट साइड का। ट्रांजिस्टर इज कॉमन, तो ये हमारा आउटपुट साइड है, दिस इज अवर आउटपुट साइड एंड दिस इज अवर इनपुट साइड। हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल एनालाइज द इक्वेशन फॉर द इनपुट साइड। हम इनपुट साइड की इक्वेशन एनालाइज करेंगे, इसकी इक्वेशन डेवलप करेंगे इनपुट साइड की, इसकी इनपुट केवीएल बाय डिप्लॉइंग केवीएल। देन वी विल एनालाइज द आउटपुट साइड या आउटपुट पोर्शन कह लो इसको आप लोग, और इसकी इक्वेशन निकालेंगे। इसकी इक्वेशन इसमें हम लोग निकालेंगे आई बी, इसमें हम निकालेंगे वी सी ई। सही है। ये दो इक्वेशंस निकाल के हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशंस कैसे आ रही हैं और किस तरह से हमारा सर्किट बीटा इंडिपेंडेंट या बीटा डिपेंडेंसी हमारी एंड हो रही है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं कौन सा बेटा मेथड? हम सबसे पहले मेथड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एग्जैक्ट एनालिसिस। एग्जैक्ट एनालिसिस, और एग्जैक्ट एनालिसिस में हम पहले बात करेंगे इनपुट साइड की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे और इनपुट साइड की इक्वेशन बाय डिप्लॉइंग व्हाट? केवीएल। तो अगर हम इनपुट साइड की इक्वेशन को बनाएं पहले, तो उसके लिए हम पहले इनपुट साइड का नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इनपुट साइड पे हमारे पास ये सर्किट एक्टिव है। मैं आपको क्लियरली बना के दिखाऊं तो आपको अंदाजा हो। दिस इज अवर, ये ग्राउंड आ गया, सही है। और ये हमारे पास आ गया आर, हमारे पास है कहना चाहिए R2, और ये आ गया हमारे पास R1, सही है। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने क्या किया? Vn हमने अप्लाई किया हुआ और इधर हमने VCC अप्लाई किया हुआ है। दिस इज अवर इनपुट साइड इक्वेशन। RC जो है हमारा आउटपुट के लूप के अंदर, क्योंकि RC से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो RC जो है वो हमने आउटपुट साइड पे हमने बना के रखा हुआ है। तो अगर हमें इसी सर्किट को रीड्रॉ करें, अगर इसी सेम सर्किट को रीड्रॉ करें, तो हमारे पास ये जो VCC है, यदि इसको हम बनाना चाहें, ये पॉजिटिव VCC है, दिस पॉजिटिव VCC कैन बी ड्रॉन इक्वली लाइक दिस। ये हमारे पास R1 आ गया, ये हमारे पास R2 आ गया, दिस इज R2 इज दिस इज R2, दिस इज R1। अच्छा, दिस इज पैरेलल विद दिस ब्रांच ऑफ ट्रांजिस्टर, सही है। ये हमारे पास RE आ गया, समथिंग लाइक दैट। ये हमारे पास RE आ गया और ये हमारे पास बेस, यानी ये बेस हो गया और ये ऊपर कलेक्टर, दिस इज ट्रांजिस्टर। यानी हमने क्या किया, ये जो रेजिस्टर R1 है, इस रेजिस्टर बेसिकली यहाँ से अगर करंट जा रहा है तो ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड हो, दैट इज व्हाई आई कैन से दिस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। यहाँ पर भी आप देखें तो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है करंट। और नाउ वी कैन सी दिस फ्रॉम दिस R1 साइड VCC इज बीन अप्लाइड। तो VCC को अप्लाई करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन VCC का लगा हुआ है, तो पहले पॉजिटिव बार आएगी। अगर आप इसको इस तरह से बनाए तो पहले हमारे पास पॉजिटिव बार आएगी, सही, और फिर नेगेटिव बार आएगी, और फिर यहाँ पर R1 आ जाएगा, ये R1 आ गया यहाँ पर, और फिर ये हमारे पास ये आ जाएगा R2, ये R2 आ गया, ये R1 आ गया, ये VCC आ गया। तो अगर इसी चीज़ को मैं दोबारा इवेल्युएट करूँ, इस पूरी ब्रांच को मैं अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, तो दिस ब्रांच कैन बी मूव फर्दर डाउनवर्ड्स लाइक दिस। यानी मैंने क्या किया, ये ब्रांच को जब मूव किया तो ये इंट्यूटिवली सा सोचें, R1 ये आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारा R2 और साथ में हमारा ट्रांजिस्टर आ गया। तो ये हमारा एक सर्किट बन गया हमारे पास, फाइनल इनपुट साइड का सर्किट हमारा ये बन गया, दिस इज अवर VCC। तो ये अब इस इनपुट साइड की इक्वेशन हमको डेवलप करनी है। अगर आप इनपुट साइड की इक्वेशन डेवलप करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो लूप्स बन रहे हैं, एक लूप 1 एक लूप 2। तो सबसे आसान तरीका ये कि लूप 1 की इक्वेशन अलग बनाएं या लूप 2 की इक्वेशन अलग बनाएं, केवीएल डिप्लॉय करें। तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम हम लोग यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, और थेवेनिन थ्योरम ही के रिस्पेक्ट से हम इक्वेशंस को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। थेवेनिन के रिस्पेक्ट से हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे और थेवेनिन थ्योरम ही के रिस्पेक्ट से हम जो है इवेल्युएट करेंगे सर्किट को, क्योंकि हमारे पास दो लूप्स बन रहे हैं। तो ज्यादा इजी मेथड है कि थेवेनिन थ्योरम से हम इसको अप्लाई करें और थेवेनिन थ्योरम ही की मदद से हम इसको सॉल्व भी करें। तो हम दोबारा सर्किट को रीड्रॉ करते हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। दिस इज अवर VCC, this is our R1, this is our R1, this is our R2, सही।
और दिस इज अवर ट्रांजिस्टर, दिस इज आर ई, और यहाँ पे आउटपुट लूप आ गया हमारे पास, दिस इज आर ई। नाउ आपको पता है कि थेवेनिन थ्योरम के अंदर हम क्या कर, दिस इज वीसीसी। थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि जहाँ से हमने कैलकुलेशन करनी होती है उस पोर्शन को हम ओपन करते हैं। इसकी पूरी एक लॉजिक है, प्रीवियस कोर्स में आपने पढ़ा होगा कि क्यों आउटपुट को ओपन करते हैं और क्यों उसी के रिस्पेक्ट से हम ड्रॉ करते हैं करंट की डायरेक्शन को। तो हमने अगर ड्रॉ करना है तो हमें देखना होगा दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी नीड टू ड्रॉ इवेल्युएट द थेवेनिन थ्योरम, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी यहाँ से करंट जो है वो इनर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो VCC, और दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई नीड टू कैलकुलेट RTH। तो यहाँ से हमारे पास ये VCC आ गया हमारे पास, इसको मैं ड्रॉ सही तरह ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास ये, और ये आउटपुट पॉइंट आ गया हमारे पास, ये R2 आ गया, ये R1 आ गया, ये VCC आ गया। सही है। तो करंट जो है हमारे पास वो इस पॉइंट से जा रहा है, सही है, आउटपुट की तरफ से फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास दो हिस्सों में करंट डिवाइड होगा। आपको पता है जब वोल्टेज सोर्स आती है तो उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, उसको हम शॉर्ट से रिप्लेस कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स इज बीन शॉर्टेड। अगर करंट सोर्स होती है उसको ओपन से शो करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस पॉइंट से करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, R2 में, R1 में। तो RTH हमारे पास क्या हो गया, RTH हो गया हमारे पास R2 पैरेलल विद R1। तो उसको सिंपली फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या होगा फॉर्मूला, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। किसी को अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि RTH इज टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप इसको जब LCM लेंगे तो R1 R2, R2 प्लस R1, ये 1/RTH आ गया। इसको इन्वर्स कर दोगे RTH कैलकुलेट करने के लिए तो क्या आएगा यहाँ पर, R1 R2 प्लस R1। तो ये हमारे पास इन्वर्स का आंसर आ गया, हमने यहाँ पर RTH एवेल्युएट कर लिया। नाउ अगेन अब हमने क्या करना है, दोबारा इस सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करना है, और ये हमारा आ गया ताकि हम लोग VTH कैलकुलेट कर सकें। ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये VCC आ गया। अच्छा जी, ये पॉइंट है जहां पे हमने VTH कैलकुलेट करना है। इस VTH के लिए देखें साथ में पैरेलल किया है R2, यानी इसके अक्रॉस हमने जो है वोल्टेज निकालेंगे तो हमें VTH मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एक सीरीज सर्किट बन रहा है जिसमें करंट सेम जा रहा है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। यहाँ पे हमने आउटपुट को ओपन करते हैं थेवेनिन के अंदर। तो R2 के अक्रॉस हमने जो है वो वोल्टेज इवेल्युएट करना है। तो हम अब यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगाने के लिए हमें वोल्टेज यानी VTH, क्या मतलब क्या हुआ, VTH इज पैरेलल है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज VTH ही होगा। मैंने इसलिए यहाँ डायरेक्ट VTH लिख दिया। तो VCC किसके अक्रॉस मालूम करना है, R2 के अक्रॉस मालूम करना है, अपॉन R1 प्लस R2। तो VTH का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, VTH इज इक्वल टू VCC R2 R1 प्लस R2। ये हमने दोनों फॉर्मूले इवेल्युएट कर लिए। इन दोनों फॉर्मूले को हम इन दोनों फॉर्मूलेस को सही तरह से लिख लेते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले जो हमने इवेल्युएट किए हैं, क्या इवेल्युएट किए हैं। तो RTH हमारे पास क्या है बेटा, RTH जो हमने इवेल्युएट किया वो था R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। और VTH जो हमने इवेल्युएट किया वो क्या था बेटा, वो था हमारे पास VCC R2 R1 प्लस R2, ये हमारे पास VTH था। तो हमने अभी ये दोनों इक्वेशंस निकाल ली। नाउ अब हमारे पास दोबारा सर्किट हम जो है वो देखते हैं कि सर्किट हमारा क्या बन जाएगा। हमारा अब सर्किट क्या बन गया, हमारा सर्किट ये बन गया, यहाँ आ गया हमारा VTH। अच्छा, बहुत सी बुक्स में VTH लिखा होगा, बहुत सी बुक्स में ETH लिखा हुआ होगा। इससे घबराने का मतलब बिल्कुल मत घबराइएगा, दोनों का मतलब सेम है। VTH और ETH का मतलब सेम है। तो VTH आ गया हमारे पास, RTH आ गया हमारे पास, सही है। साथ ही हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गया, और यहाँ पे RE आ गया हमारे पास, और ये यहाँ पर ये लूप कंप्लीट हो गया, सही है। और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस माइनस VBE वोल्टेज आ गया। अब ये हमारे पास, अच्छा ये क्योंकि बेस के साथ कनेक्टेड है, ये बेस है, तो हम इसको यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम IB कह सकते हैं कि करंट IB फ्लो हो रहा है, और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो IB है। हम कह लेंगे सेम करंट है लेकिन इसको हम कह देंगे IE, ताकि इवेल्यूशन हमारी आसानी से हो जाए कि कौन से किसको हम EBE कह रहे हैं, किसको VBE कह रहे हैं। अब इसके अक्रॉस हम लगाते हैं KVL। जब KVL अप्लाई करेंगे तो
तो हमारे पास वोल्टेज राइज और वोल्ट प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी टी एच इज इक्वल टू आई बी, चलो आई बी आर टी एच आ गया, यहाँ से निकलेगा तो वीबीई आ गया प्लस आई ई आर ई आ गया। हालांकि करंट सेम है तो हम कह सकते, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर क्योंकि ये मीटर के साथ है तो इसको आई कह रहा हूँ, सेम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि लूप के अंदर है ना, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई कह दिया, यहाँ पर आई बी कह दिया क्योंकि बेस से अटैच्ड है, ये एमीटर से अटैच्ड है इसलिए उसको मैंने आई कह दिया, और बेस से जो अटैच्ड था उसको मैंने आई बी कह दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर चूंकि हमने इनपुट की इवेल्यूशन करनी थी, हमें आई बी इवेल्युएट करना है, तो हमारे पास जो आई बी इवेल्यूएट करना है तो सिंपल मैथमेटिकल वे में हम आई बी इवेल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी जरा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। हमें पता है आई ई जो था वो क्या है, हमारे पास आई ई है आई बी प्लस आई सी, एंड वी नो दैट आई सी इज इक्वल टू व्हाट, बीटा आई बी। तो जब ये इक्वेशंस को हमने यहाँ पुट किया तो क्या आया, आई बी प्लस बीटा आई बी, और जब बीटा आई बी को कॉमन ले लूंगा तो क्या निकलेगा मेरे पास, मेरे तो आई बी मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, बीटा प्लस वन। तो मेरे पास आई ई क्या हो गया, बीटा प्लस वन आई बी, ये मेरे पास आई ई आ गया। ये मैं आई ई की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास वी टी एच क्या हो जाएगा, आई बी आर टी एच प्लस वी बी ई। अच्छा, यहाँ पर आई ई की ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो प्लस बीटा प्लस वन, सही है। अब ये आई ई की पूरी जब वैल्यू मैं प्लेस करूंगा, बीटा प्लस वन आर ई, क्योंकि मैं यहाँ से आई बी भी कॉमन ले सकता हूँ ना, बीटा प्लस वन आई बी कह लो, तो ये दोनों मिला के जब मैं कॉमन लूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई बी इज इक्वल टू आर टी एच प्लस बीटा प्लस वन आर ई, ये दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, प्लस वी बी ई, सही है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों से मैंने आई बी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, आर टी एच बीटा प्लस वन आर ई प्लस वी बी ई। इस इक्वेशन को रिफ्रेश करके दोबारा लिखते हैं। उसी इक्वेशन को रिफ्रेश करके जब हम दोबारा लिखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है वी टी एच इज इक्वल्स टू आई बी कॉमन लिया हमने, बीटा प्लस वन आर ई, सही है, प्लस वी बी ई प्लस आर टी एच, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने इक्वेशन जो है वो रॉन्गली लिख दी, गलत लिख दी, इसको मैं सही तरह से लिख देता हूँ इक्वेशन को, 2 मिनट दें जरा। ये मैंने इक्वेशन दोबारा लिख दी। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आई बी इवेल्यूट कर सकता हूँ, तो वी टी एच वी बी ई, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे जाएगा, आर टी एच प्लस बीटा प्लस वन आर ई इज इक्वल टू आई बी। तो ये मैंने इनपुट करंट जो है वो इवेल्युएट कर लिया, दिस इज द इक्वेशन फॉर आई बी। यही मेथड्स जो हैं, आप KVL लगा लें, KCL लगा लें या थेवेनिन थ्योरम लगा लें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास पैरामीटर आ रहा है बीटा प्लस वन आर ई, दिस कैन बी टर्म्ड एज इनपुट रेजिस्टेंस, दिस कैन बी टर्म्ड एज इनपुट रेजिस्टेंस। वाई, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं जरा। तो हमारा सर्किट क्या बन रहा था, वी टी एच, जब मैं नया सर्किट बनाया था आर टी एच, सही है, और यहाँ पर बेस आ गया था और यहाँ पे हमारे पास आर ई आ गया था, सही है, और इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रांजिस्टर की बेस है, ट्रांजिस्टर की बेस पे हम इनपुट दे रहे हैं ना, तो ट्रांजिस्टर की बेस से लेकर ग्राउंड तक जो रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस। अगर हम इसमें आर ई के साथ बीटा की इवेल्यूशन करें तो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हो सकती है विच इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है इज टर्म्ड एज बीटा प्लस वन आर ई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन approximation of what, the evaluations of IB and VCE। जब अप्रोक्सीमेट मेथड करेंगे उसमें इस RE को हम जो है यूटिलाइज करेंगे, और सॉरी इस RI इनपुट रेजिस्टेंस को हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द इवैल्यूएशंस ऑफ, फॉर द क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन ऑफ IB एंड VCE। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आउटपुट साइड, जो आउटपुट की इक्वेशन है, अब उसकी तरफ हम चलते हैं कि आउटपुट की इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। तो आउटपुट की इक्वेशन को भी हम जरा और से देख लेते हैं कि उसकी वैल्यूएशन अब क्या बनती है। हम बात करते हैं आउटपुट लूप की।
आउटपुट लूप में जो हमारे पास सर्किट बच रहा है उसमें क्या था, कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे तो RC आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गया, सही है, साथ में RE आ गया, ये हम यहाँ से आउटपुट ले रहे थे VI, इसको आउटपुट को हम देखते हैं, और साथ ही हमारे पास VCC, यहाँ हमने VCC लगाया था, सही है। तो इस VCC को अगेन हम चाहें तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, दिस पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारा एक आउटपुट लूप बन जाएगा, सही है, प्लस माइनस, यहाँ VCE आ गया, और ये प्लस माइनस, ये RE आ गया, ये RC आ गया। इक्वेशन अगर हम बनेगी तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो VCC बाय अप्लाइंग KVL, तो VCC इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है IC, यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है IE, VCC इज इक्वल टू व्हाट, VCE प्लस IC RC प्लस IE RE। हमने सिंपल मायनों में केवीएल जब डिप्लॉय किया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नजर आएगी। तो अगर यहाँ से हम VCE को वैल्यूट करना चाहें, हम चाहे VCE को वैल्यूट करना चाहें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, VCE इज इक्वल टू VCC, ये सब दोनों चीजें यहाँ चली जाएंगी, ये दोनों चीजें यहाँ चली जाएंगी, VCC माइनस IC RC प्लस RE। मैंने क्या किया, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्सीमेशन क्या थी, IC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IE, तो दोनों जगहों पे मैंने IC पुट कर दिया, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन जब अप्लाई हुई तो हमने इस इक्वेशन के साथ हमने ये वैल्यूट कर लिया, दिस इज अवर आउटपुट लूप इक्वेशन, दिस इज अवर आउटपुट इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ गई आउटपुट की इक्वेशन। और इनपुट की इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, इनपुट की जो इक्वेशन थी वो थी VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE। ये हमारे पास आ गई थी इनपुट की इक्वेशन। तो ये आउटपुट की इक्वेशन है और ये हमारे पास इनपुट की इक्वेशन है। हमने दो इक्वेशन से इवेल्युएट कर ली जो कि एग्जैक्टली जो है वो क्या कहना चाहिए आपके सेम है या अप्रोक्सीमेशन। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है एमिटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट लूप इक्वेशन के हिसाब से, वही इक्वेशन हमने यहाँ पर इवेल्युएट की है। अब हम यहाँ पर हमने देखना है कि आउटपुट और इनपुट की दोनों इक्वेशन आ गई। थोड़े से हम अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उस न्यूमेरिकल्स में हम देख लेते हैं कि किस तरह से इवेल्यूशन होती है और न्यूमेरिकल्स आपको करवा के दिखाते हैं ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने के लिए अंदर। अच्छा, तीन चीजें रह गई हमारे पास, बिल्कुल सिंपल है। हमने अभी VB VE और VC नहीं निकाला, ये एमिटर फॉलोअर ही की तरह से हमें एवेल्युएट करना है, सॉरी एमिटर जो बाइसिंग सर्किट थी उसी से हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा। हमारे पास देखिए फॉर एग्जांपल ये इनपुट सर्किट था, ये IB आ गया हमारे पास, RB, ये VCC आ गया, सही है, और यहाँ से यहाँ तक सिंपल ये RE आ गया और ये हमारा ग्राउंड आ गया। तो अगर हम यहाँ पर इसको प्लस माइनस और ये प्लस माइनस VBE है यहाँ पर, इसको अगर मैं KVL अप्लाई करूँ तो मेरे पास KVL जब अप्लाई होगा तो मुझे ये हमारे पास यहाँ पर आ गया IB। अच्छा, मुझे इस पॉइंट पे वोल्टेज चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज चाहिए। अगर मैं यहाँ पर DMM लगाऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे DMM लगाऊंगा तो मुझे इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा ये मुझे इवेल्युएट करना है। तो ऑब्वियसली स्पीकिंग जब मैं अगर KVL लगाऊंगा तो ये KVL जब लगेगा तो क्या इवेल्युएशन है, VCC इज टू IB RB IB के, सॉरी मैं यहाँ पर इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास क्या चीज आएगी, VCC, सही है, इज इक्वल टू VB प्लस IB RB, या फिर अगर हम VB की क्वेश्चन निकालें तो VB क्या बनेगा हमारे पास, VCC माइनस IB RB। या अगर हम देखें तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की एक इवेल्यूशन करें तो वो भी सिंपल है कि इसमें देखो VBE प्लस IE यानी प्लस VE करूंगा, यानी VBE के साथ IE को प्लस करूंगा तो मेरे पास देखो VBE, ये वोल्टेज VBE यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज VBE हो गया हमारे पास, प्लस इसमें कर दूंगा ये एमिटर का वोल्टेज VE, तो मेरे पास ये VB बन जाएगा। और एमिटर का वोल्टेज तो बिल्कुल सिंपल है कि एमिटर वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, IE RE। तो मेरे पास ये एक तो ये इक्वेशन आ गई VE इज टू IE RE, एक मेरे पास VB की ये इक्वेशन आ गई, सही है। एक मेरे पास या तो ये यूज कर लें या तो ये यूज कर लें या फिर ये वाली यूज कर लें। अब VC के लिए आप देखें कि VC की इक्वेशन आप कैसे इवेल्यूएट करेंगे। VC चूंकि हमारा आउटपुट लूप के साथ है तो उसके लिए आउटपुट लूप के रिस्पेक्ट से इक्वेशन बनाएंगे। तो उसमें हम आउटपुट लूप के रिस्पेक्ट से इक्वेशन बनाएंगे तो आउटपुट लूप कैसा था हमारे पास, अच्छा जी, ये हमारे पास बन गया VCC
और ये ऐसे आ गया, ये आ गया हमारे पास आर सी, ये आ गया हमारे पास आर ई, और यहाँ प्लस माइनस आई सी, ये प्लस माइनस वी सी ई, ये प्लस माइनस आई ई। सही है, ये हमारे पास तीन पैरामीटर्स भी आ गए। अब ये प्लस और माइनस, सही है। अब इसमें अगर हम जो है वो यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं दरअसल, सही है। तो अगर ये लूप बनता है पूरा, सही है, इस लूप के अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, और ये जो पॉइंट है ये वीसी का पॉइंट है, ये कलेक्टर वोल्टेज, दिस इज द कलेक्टर वोल्टेज, सही है। तो अगर ये लूप बनता है तो क्या बनेगा, वी सी सी इज टू वी सी प्लस आई सी आर सी। तो वी सी की इक्वेशन क्या बनी, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ये हमारे पास वी सी की इक्वेशन आ गई। और इसी इक्वेशन को अगर हम देखना चाहें तो इस वी सी के साथ क्या चीज शामिल है, यानी इस वी सी के अंदर इस पॉइंट पे वी सी ई के साथ वी सी को ऐड, सॉरी, वी सी ई के साथ, वी सी ई के साथ इस वी सी में इस वी ई को ऐड करेंगे तो वी सी का पोटेंशियल बनेगा। यानी इस लूप की अगर मैं बात करूं, इस लूप से अगर मैं बात करूं तो वी सी क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू व्हाट, वी सी ई प्लस वी ई। तो या तो फिर आप ये इक्वेशन यूज कर लो या फिर आप ये इक्वेशन यूज कर लो। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई, वीबी की ये इक्वेशन आ गई वन, वीबी सॉरी वीबी की तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास वन, ये आ गई वन ए कह लो उसको, ये आ गई हमारे पास टू इक्वेशन, सही है। और इसको कह लो आप थ्री ए कह लो उसको, और उसको कह लो थ्री बी। ये हमने इसमें वी सी भी वीबी भी वीई भी वैल्यूट कर लिया, वीई की इक्वेशन ये रही हमारे पास, वीबी भी वैल्यूट कर ले, वीबी की ये दो इक्वेशन आ गई, वीसी भी वैल्यूट कर ले, वीसी के हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास वी जो है सारे पैरामीटर्स हैं। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं इसका। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम्स हैं आपके पास बॉल स्टेट की, बॉल स्टेट का प्रॉब्लम नंबर 17 पहले हम करेंगे। दिस वन प्रॉब्लम, सर्किट आपके पास 4.83 है, 4.83 सर्किट, 4.33, अच्छा 4.33 सर्किट है, इसमें कौन सा फिगर 4.83 कह रहे हैं, हाँ ये रही, ये हमारे पास फिगर है इसकी। तो फर्स्ट आई विल सॉल्व दिस 17 प्रॉब्लम। अच्छा, स्टेरिक लगा हुआ है, स्टेरिक का मतलब है कि इट्स अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तो मैं आपको दो चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, बाकी आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा इंशाल्लाह। ये सॉल्व एग्जांपल्स नहीं है इसकी। तो पहले मैं आपको 17 प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, 17 प्रॉब्लम के साथ साथ फिर हम सॉल्व करेंगे 16 प्रॉब्लम। ये दो वोल्टेज बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन की हम दो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास एग्जैक्ट मेथड है जो थेवेनिन अप्रोच थी, पहले एग्जैक्ट मेथड जिसकी हम डेरिवेशन किए, पहले एग्जैक्ट मेथड सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं ही इसी प्रॉब्लम के साथ आपको अप्रोक्सीमेट मेथड जो है, क्योंकि हमने फिर इसके साथ अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट मेथड, इस अप्रोक्सीमेट मेथड के अप्रोच करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। सर्किट पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ये सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं। तो इस सर्किट में हमें जो है वो क्या क्या निकालने को बोल रहे हैं। इस सर्किट में हमें IC निकालना है, VCE निकालना है, IB निकालना है, VE निकालना है, VB निकालना है। ये सारी चीजें हमें एवेल्युएट करनी है। तो हम वन बाय वन की इक्वेशंस लिख लेते हैं ताकि इनकी इक्वेशंस हमारे पास आसानी से हमें अंदाजा हो कि कौन सी इक्वेशन कैसे एवेल्युएट होगी। तो ये सर्किट है, पार्ट ए में कह रहे हैं IC मालूम करना है, पार्ट बी में कह रहे हैं VCE, VCE मालूम करना है पार्ट बी में, पार्ट सी में कह रहे हैं हमें IB मालूम करना है, पार्ट डी में हमें कह रहे हैं VE मालूम करना है, और पार्ट सी ई में कह रहे हैं VB मालूम करना है। यानी कलेक्टर करंट, VCE वोल्टेज, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, बेस करंट, एमिटर वोल्टेज एंड बेस वोल्टेज। और हमें मालूम करना है ये सब चीजें किससे, एग्जैक्ट मेथड से, एग्जैक्ट मेथड से। IC की हमारे पास ये फॉर्मूला है, IB का हमारे पास ये फॉर्मूला है। इसको हमने क्या कहते हैं इवेल्युएट, आपको इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए इक्वेशंस हमने इवेल्युएट कैसे किए। वंस यू आर मास्टर इन द इक्वेशंस इवेल्युएशन थ्रू KVL एंड थेवेनिन, तो फिर आपको इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये VCE की इक्वेशन है हमारे पास, ये VE की इक्वेशन है हमारे पास। IE और IC दोनों बराबर होते हैं, इसलिए IE की जगह पे IC भी रिप्लेस हम कर सकते हैं आराम से। और उसके बाद ये VB की क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने VTH को VB से रिप्लेस कर दिया। वजह क्या थी हमारे पास, अगर आप ये इनपुट का सर्किट देखते तो इनपुट के सर्किट में दिस इज द पॉइंट ऑफ VB, वो ये रहा है हमारे पास,
कि ये जो पॉइंट है ना बेस का, यहाँ पर बेस वोल्टेज और ये हमारे पास ग्राउंड है यहाँ पर आर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज बेस वोल्टेज है। और यहीं से हमने वीटीएच भी कैलकुलेट किया, आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड के अंदर। सही है। तो हमने क्या किया, आप देखो ना ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट वीबी का है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक वीबी, हमने देखा कि वीबी इवेल्यूट होता है और यही पॉइंट से वीटीएच भी इवेल्यूट होता है। दैट इज वाई वीबी की जो इक्वेशन थी वही वीटीएच की इक्वेशन बनी कि वीसीसी इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। वीबी और वीटीएच की इक्वेशन वही हमने जो वीसीसी आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये इक्वेशन बनी हमारे पास है। इसीलिए क्योंकि हमारे पास वीबी और वीटीएच की इक्वेशन दोनों सेम है, मैं अगेन लिख दूँ वीबी इज टू वीसीसी आर टू आर वन प्लस आर टू, ये हमारे पास वीबी की और ये हमारे पास वीटीएच की इक्वेशन थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वीबी वीबी भी है और यहीं से लेके यहाँ तक वीटीएच भी है। हमारे पास हमने एवेल्युएट करना था, ये सर्किट हम दोबारा बनाते हैं, आपको ये सर्किट हम दोबारा बनाते हैं, ये हमने सर्किट दोबारा बना लिया और अब हम जो है आहिस्ता आहिस्ता इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं किस तरह से इवेल्यूशन होती है और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं आरटीएच, एग्जैक्ट मेथड से कर रहे हैं। तो आरटीएच हमारे पास क्या होता है, आर वन पैरेलल विद आर टू, इसके फॉर्मूला था आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये हमारा आरटीएच का फॉर्मूला था, ये हमारा आरटीएच का फॉर्मूला था। और आर टी एच इस तरह से अगर हम पुट करेंगे तो आर वन की वैल्यू कितनी है 2 किलो ओम्स, आर टू की वैल्यू कितनी है 39 किलो ओम्स, आर वन आर टू 39 के प्लस 2 के, इसको अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है, ओल्ड कैलकुलेटर निकालने में एक डेटा को मेजर करने में मिस्टेक हो गई, ये 8.2 के है, 2 किलो ओम्स नहीं है 8.2 किलो ओम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 8.2 किलो ओम्स और यहाँ पर भी 8.2 किलो हो जाएगा। इसको हमने जब कैलकुलेटर सॉल्व किया, देखें ये आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से हमारा 6.775, इसको हम कह सकते हैं 6.775 किलो ओम्स, ये 6.775 किलो ओम्स आंसर आ गया हमारे पास। वीटीएच जो है हमारे पास, उसका फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था हमारे पास वीटीएच का फॉर्मूला, वीसीसी इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। वीसीसी हमारे पास 18 वोल्ट है, आर टू हमारे पास कितना है, आर टू हमारे पास जो है वो क्या कहना चाहिए, आर सी कह लें, तो वो 8.2 किलो ओम्स अपॉन क्या कहना चाहिए 39 किलो ओम्स प्लस 8.2 किलो ओम्स। इसको जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, अच्छा इसको हमने इवेल्युएट किया तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, देखें क्या 3.127, 3.127 को 3.13 भी लिख सकते हैं, तो वीटीएच को राउंड ऑफ करके, वीटीएच को राउंड ऑफ करके 3.13 वोल्ट्स, ये हमारे पास वीटीएच आ गया, आरटीएच आ गया हमारे पास, वीटीएच आ गया हमारे पास। अब हम आराम से आईबी निकाल सकते हैं, आईबी की जो इक्वेशन हमारे पास बनती है, अच्छा अब हम लोग आईबी वैल्यूट कर सकते हैं आराम से। आईबी की जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, आईबी इज इक्वल्स टू व्हाट, आईबी इज टू वीटीएच माइनस वीबीई अपॉन बीटा प्लस 1 आर ई प्लस आर टी एच। तो ये हमारी आई बी की क्वेश्चन है। वीबीई हमें पता है 0.7 के बराबर है, वीटीएच हमने 3.13 वोल्ट निकाला था माइनस 0.7 अपॉन बीटा हमारे पास जो था 121 था, बीटा हमारे पास 121 है और बीटा प्लस 1, बीटा हमारे पास 120 था, सॉरी बीटा हमारे पास 120 था, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो 121 आ गया। आर ई हमारे पास 1 किलो ओम है यानी कि बीटा 1 के, और प्लस आर टी एच, हमने आर टी एच कितना वैल्यूट किया था 6.775, तो 6.78 के ये हमने वैल्यूट किया था। तो आई बी हमारे पास आ गया, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आई बी हमारे पास आता है, आई बी आ रहा है, अच्छा इससे जो हमारा आई बी आ रहा है, ये देखें आई बी हमारे पास कितना आ रहा है 1.9017, 19.017, सॉरी 19.017 माइक्रो एम्पेयर्स। तो उसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 19.02 माइक्रो एम्पेयर्स। दिस इज अवर आई बी। आई सी हमें पता है किसके बराबर होता है, बीटा आई बी के बराबर होता है, और बीटा हमारे पास कितना है 120,
19.02 माइक्रो एम्पेयर्स। तो हमारा आईसी कितना आएगा? आईसी हमारे पास आएगा मतलब 120, इसको मतलब 120 किया। दिस इज अवर आईसी ना। कितना आ रहा है आईसी हमारा? 2.282 मिली एम्पेयर्स। 2.282 मिली एम्पेयर्स ये हमारा आईसी आ रहा है। 2.28 मिली एम्पेयर्स, 2.28 ही आ रहा है ना। हाँ देखें, 2.28 मिली एम्पेयर्स, 2.28 मिली एम्पेयर्स हमारा आईसी आ गया। नाउ ये आईसी आ गया, ये आईबी आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं वीसीई की इक्वेशन हमारे पास क्या थी? वीसीई की बहुत सिंपल इक्वेशन थी, वीसीसी माइनस आईसी, और ब्रैकेट्स में था हमारे पास आरसी प्लस आरई। हमारे पास वीसीसी भी है, वीसीसी की 18 थी, आईसी की वैल्यू 2.28 मिली थी, मिली एम्पेयर सी। आरसी हमारे पास जो था अगर मैं देखूं तो 3.3 किलो ओम्स, और आरई हमारे पास था 1 किलो ओम्स। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 18 माइनस 2.28 शिफ्ट करके मिली एम्पेयर्स, ब्रैकेट के अंदर 3.3 शिफ्ट करके किलो ओम्स प्लस 1 किलो ओम्स। ये आंसर मेरे पास आ रहा है आईसी का। देखें वीसीई का 8.196 मेरा आंसर आ रहा है। इसको मैं 8.196 को 8.2 वोल्ट्स वीसीई में लिख सकता हूँ। राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूँ सारी फिगर्स। 8.2 वोल्ट्स मेरा वीसीई आ गया। और अब मुझे निकालना है यहाँ पे वीबी। आईबी तो मैंने निकाला था, हमारे पास वो था क्या कहते हैं 19.02 माइक्रो एम्पर्स। नाउ वीई क्या है मेरे पास? वीई इज आईई आर ई, या आई सी इंटू आर ई कह लें, या इसको कह लें आई सी इंटू आर ई कह लें। तो इसी फॉर्मूले से जब मेरा वी ई कैलकुलेट हो रहा है, इसको मैं अगर आई सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, आई सी की वैल्यू ये रही, आर ई ये रहा मेरे पास, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी ई मेरे पास आ गया 2.28 वोल्ट्स। 2.28 वोल्ट्स वी ई आ गया मेरे पास। दिस इज माई वी ई, दिस इज माई वी ई, दिस इज माई वी सी ई, वी सी आई सी, दिस माई आई बी। अच्छा मेरे पास अब क्या रह गया? वी बी रह गया। अच्छा मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि एक ही इसमें सब चीज़ें आ जाएं। वी बी जो है मेरे पास, उसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास? वी बी की अगर मैं याद करूँ, वी बी ई, क्योंकि वो साथ वाली इक्वेशन तो उसमें नहीं लग सकती ना जो हमने एमीटर उसके साथ किया था, एमीटर क्या कहते हैं बाइसिंग के साथ किया था। वी सी सी आई बी आर बी, क्योंकि आर बी तो इसमें होता नहीं है, आर बी को हमने आर टी एच में कन्वर्ट किया है। तो आर टी एच तो इसमें हम इसको लिख नहीं सकते इक्वेशन में। तो दूसरी जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे, वी बी प्लस वी ई। तो वी बी कितना होता है हमारे पास? 0.7। वी बी ई कितना है हमारे पास? ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर 2.28, 2.28 सही है। तो 2.28 यहाँ पर आ गया, तो 2.28। तो वी ई हमारे पास और वी बी आ गया। तो वी बी कितना हुआ हमारे पास? दोनों को ऐड करेंगे तो वी बी हो जाएगा हमारे पास 2.98 वोल्ट्स। तो 1 2 3 4 5 ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ गए। और वी बी अगेन, वी बी जो हमने एवेलुएट किया था, वही हमने जो चीज़ें एवेलुएट की थी वही वी बी के साथ एवेलुएट की। जो वी टी एच था हमारा वही वी बी था, और वही हमने देखा यहाँ पर चीज़ एवेलुएट करके। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, और होप यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल वेरी वेल। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर दूसरे की तरफ। अच्छा यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड अपने स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी बीटा प्लस 1 आर ई आ रहा है। दिस बीटा प्लस 1 आर ई कैन बी, बीटा की वैल्यू काफ़ी हाई होती है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं बीटा आर ई के बराबर, सही है। अच्छा अब अभी भी देखिए बीटा डिपेंडेंसी है यहाँ पर आई बी की। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इनपुट करंट है, या सॉरी या क्या कहना चाहिए इसको, अभी देखो मेरा जो इनपुट क्या क्या इनपुट जो आपका वो है इनपुट सर्किट है वो कुछ इस तरह से है। वी सी सी आर टू आर वन कह लें इसको आप, आर वन पॉइंट आ गया, आर टू सही। और यहाँ पे हमारे पास एक आ गया आर आई। आर आई इसलिए कह रहा हूँ कि आर आई हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस है जो बेस की तरफ देख रही है हमारी, यानी इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है जो बेस की तरफ देख रही है रेजिस्टेंस, दिस इज आर आई। इसमें मैं इसको इवेल्युएट कर रहा हूँ दिस पॉइंट से, बीटा प्लस 1 आर ई से।
इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस मुझे इनपुट साइड पे देख रही है दैट इज आर आई। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ कर लूँ, ये वीसीसी आ गया, ये वही मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल सबसे जो जो चीज़ मैं समझाने लगा हूँ वो समझने की कोशिश करें, और अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो रेजिस्टेंस आर आई है, ये ग्राउंड के साथ मैंने कनेक्ट है आर ई के साथ, यानी बेस से लेकर यहाँ ग्राउंड तक का जो रेजिस्टेंस है ना दैट इज आर आई, दिस इज आर आई। ये जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस है, दिस इज आर आई, इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम बेस टू ग्राउंड, ये रेजिस्टेंस आर आई है। और इफ आर आई जो है वो बहुत लार्जर हुआ, यानी दिस आर आई, ये जो आर आई है ये लार्जर हुआ इस आर टू से, तो हमारे पास जो करंट है वो यूं जा रहा है, सही है, यूं जाएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल ये आर आई जो है आर टू से लार्जर हुआ तो करंट इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा इजीएस्ट पाथ देखता है। तो अगर ये आर आई बहुत ज्यादा हुआ आर टू से, तो करंट रादर गोइंग फ्रॉम दिस इन दिस डायरेक्शन, ये जो आई टू है ये इसको आई वन कह लें, इसको आई टू कह लेते हैं, करंट आई वन गोइंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, वो यहाँ से जाने के बजाय आई टू की तरफ जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा आर टू की तरफ। और जब इस तरफ करंट जाएगा हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सीरीज करंट सर्किट बन जाएगा, और आई वन और आई टू दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर आई हमारा काफी लार्ज है। जब आर आई हमारा काफी लार्ज है तो हमारे पास करंट इजिएस्ट वे आउट दिखता है। तो जब इजिएस्ट वे आउट दिखेगा तो यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, गिवन दैट आर आई इज लार्जर देन आर टू। आर आई की जो वैल्यू है मेरे पास क्या है, बीटा आर ई, दिस इज आर आई इज वैल्यू बीटा आर ई, और दिस हैज टू बी लार्जर देन आर टू। तो एक अप्रोक्सीमेटली मेथड है कि दिस वैल्यू शुड बी एट लीस्ट लार्जर देन 10 R2। दिस इज द अप्रोक्सीमेट मेथड कि हमारे पास जो आर आई की जो वैल्यू है, यानी जो आर टू की वैल्यू है, वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि 10 R2 से 10 R2 यानी 10 R2 के रिस्पेक्ट से बनी होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास थ्योरम अप्लाई होता है, बीटा आर ई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 R2, तो हमारे पास होगा क्या कि इस पूरे लूप में इस आर टू के क्रॉस हम अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें, क्योंकि यहाँ पर तो करंट जा नहीं रहा, एक वोल्टेज हमारे पास करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या निकलेगा, यानी इसके क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना चाहूँ तो मेरे पास वी आर टू क्या निकलेगा, वो निकलेगा क्या, वी सी सी, हाँ वी सी सी इंटू आर टू आर वन प्लस आर टू। ये वही है जो हमारा वीबी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वीबी ही है ना हमारे पास, क्योंकि ये आर आई जो है बेस की इनपुट रेजिस्टेंस है। तो बुनियादी तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज जो इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज होगा जो बेस के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो वीबी हमारे पास क्या निकलेगा, VCC R2 R1 plus R2, that is the most important part। लेकिन given that के बीटा RE should be greater than or equal to 10 R2, पहले हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर हम इसको आगे अप्रोक्सीमेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए हमारे पास जो सेकंड 16th क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन वो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट मेथड को यूटिलाइज करना है। अप्रोक्सीमेट मेथड को यूटिलाइज करके अगेन आईसी, वीसीई, आईबी, वीई और वीबी निकालने। सर्किट वही सेम है, 8.2 किलो ओम्स, 939 किलो ओम्स, 3.3 किलो ओम्स, 1 किलो ओम्स सर्किट सेम है। और इन सेम सर्किट्स के साथ हमें अप्रोक्सीमेट मेथड को यूटिलाइज करना है, और हमको अब वही सेम वैल्यूज को इवेल्युएट करना है। तो हम सर्किट की तरफ मूव करते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ। यानी अब इस सर्किट को अप्रोक्सीमेट मेथड से हमको सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेट मेथड में सबसे पहली जो चीज़ है, अप्रोक्सीमेट मेथड में सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी है, वो कौन सी सेटिस्फाई करनी है, बीटा आर ई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 R2। तो बीटा आर ई कितना है हमारे पास, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 120, आर ई की वैल्यू है 1 किलो ओम्स, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.2 किलो ओम। ये हमारे पास आ रहा है 120 के आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है 82 किलो ओम्स। इसका मतलब है 120 किलो और 120 किलो ओम्स कह लेते हैं, सॉरी 120 किलो ओम्स इज फार मोर ग्रेटर देन 82 किलो ओम्स, यानी ग्रेटर की वैल्यू है इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, इक्वलेंट हो या उससे ग्रेटर हो। जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी बीटा आर ई की, उतनी अच्छा हमारे पास अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई होगा। अब ये हमारे पास जो कंडीशन है ये चेक हो जाती है, ये वेरीफाई हो जाती है। अभी जैसे ही कंडीशन वेरीफाई होगी तो देन वी विल मूव टुवर्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसमें हमारे पास वी बी इज इक्वल टू वी सी सी, सही है, और इसमें R2
R1 प्लस R2, यही वही बात है ना, VB को VTH क्यों लिया था हमने, और अप्रोक्सीमेट मेथड की वजह से ही VB की इक्वेशन के साथ VTH इक्वेशन को हमने एनालाइज किया, और वही VTH की इक्वेशन को यहाँ पर जो है ड्रॉ किया, अभी आपको हमने समझाया भी था। तो इससे VB की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है कि VCC हमारे पास कितना है, VCC हमारे पास है 18, R2 हमारे पास है 8.2 किलो ओम्स, R1 है हमारे पास 39 किलो ओम्स, और R2 हमारे पास है 8.2 अगेन। सही, ये हमारे पास आ गया 3.13 वोल्ट आ गया। VE हमारे पास क्या होगा, VE हमारे पास होगा VB माइनस VBE, जो कि वैल्यू हो जाएगी 3.13 वोल्ट माइनस 0.7 इज इक्वल टू 2.43 वोल्ट। सही है। IC is equals to approximately equal to IE, which is what, VE upon RE, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना, VE upon RE। तो हमारे पास VE कितना है, हमारे पास 2.43 वोल्ट अपॉन RE कितना है हमारे पास 1 किलो ओम्स। तो ये आ गई हमारे पास 2.43 मिली एम्पेयर्स, ये IE आ गया। VCE की, अच्छा ये पेज में पलट लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं पेज पलटने के बाद। अच्छा, अब हमारे पास VCE की इक्वेशन रहती है, और VCE की जो इक्वेशन है वो हम लिख के दिखाते हैं आपको। VCE जो है वो होता है हमारे पास क्या, VCC, थोड़ा पेज उल्ट रहा है तो सॉरी, थोड़ा सा आपको, IC RC प्लस RE, ये RC है, तो VCC 18 वोल्ट है, माइनस IC हमारे पास कितना आया था, IC आया था 2.43 मिली एम्पेयर्स, इंटू RC कितना था हमारे पास, RC था 3.3 किलो ओम्स, और RE हमारे पास है 1 किलो ओम्स। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो आंसर आता है हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 18 माइनस 2.43 मिली एम्पेयर, सॉरी किलो कर दिया मैंने इसको, मिली एम्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3.3 किलो ओम्स प्लस 1 किलो ओम्स, तो ये आंसर आ गया 7.551। VCE आ गया हमारे पास 7.551, 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैं ले रहा हूँ। VCE आ गया 7.551। IB इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, ये VCE आ गया हमारे पास। IB हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, IB इज IC अपॉन बीटा, बीटा IB होता है तो मैं इसको वहां पर ले जाऊंगा, तो IB इज IC अपॉन बीटा, तो 2.43 मिली एम्पेयर्स अपॉन 120 इज इक्वल्स टू 20.25 माइक्रो एम्पेयर्स। और इसी के तरह से VE हमारे पास आ जाएगा, VE आ गया IE इंटू RE, या फिर कह लें IC इंटू RE। तो इसको सिंपली मैं फॉर्मूले में रख के मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया 2.43 वोल्ट, और VB हमारे पास पहले ही निकला हुआ था, वो था 3.13 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर्स आ गए, ये VB का आंसर आ गया, सॉरी VB का आंसर आ गया, VE का आंसर आ गया, ये IB का आंसर आ गया। अच्छा, इसको हम जरा थोड़ा सा इसको एवेल्युएट कर लेंगे, कितना हमारे पास आंसर से फर्क आ रहा है। अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, IC कितना आ रहा था इसमें, IC आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा था IC पहले, 2.43 आ रहा है ना, जो अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, 2.43 मिली एम्पेयर्स आ रहा है। वेस्ट कंसेंट जो ये एग्जैक्ट मेथड है, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, अप्रोक्सीमेट और ये एग्जैक्ट, एग्जैक्ट एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट। सही है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू किसकी, IC की। IC अप्रोक्सीमेट में आ रहा था 2.43 मिली एम्पेयर्स, सही है, और एग्जैक्ट में आ रहा था हमारे पास 2.28 मिली एम्पेयर्स। IC की वैल्यू चेंज इतनी आ रही थी। VCE जो है वो एग्जैक्ट में आ रहा था हमारे पास 8.2 वोल्ट, और यहाँ आ रहा है, सॉरी यहाँ कितना आ रहा है 7.551 वोल्ट, 7.551 वोल्ट आ रहा था। IB हमारे पास आ रहा था यहाँ पे क्या कहते हैं, IB पीछे हमने निकाला था, अगर मुझे देखूं तो याद आए, हाँ पर्चे पे मैंने लिखा हुआ था 19.02 माइक्रो एम्पेयर,
और एग्जैक्ट हमारा है, सॉरी होल्ड ऑन अ सेकंड, यहाँ पर 20.25 माइक्रो एम्पेयर और 19.02 माइक्रो एम्पेयर। सही, ये वैल्यूज आ रही थी हमारे पास उसकी, क्या कहते हैं। और वीबी रह गया हमारे पास, वीबी हमारे पास एग्जैक्ट में आ रहा था, वीबी 2.05 वोल्ट वीबी आ रहा था। और वैसे हमारे पास वीबी की जो वैल्यू आ रही थी 3.13 वोल्ट। तो देखें, 1 2 3 4, एक चीज़ रह गई हमारे पास कोई, देखता हूँ मैं। अगर आई रह गया, आई रह गया, आई वीबी निकाल लिया, वीसीई निकाल लिया, आईसी निकाल लिया। अच्छा हाँ, बाकी ऊपर तो वी होते। तो ये हमारे पास देखिए एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में फर्क आता है थोड़ा सा। लेकिन जितना हमारा बीटा आर ई की वैल्यू, जितनी हमारी बीटा आर ई की वैल्यू बड़ी होगी इससे, R10 R2 से, इस 10 R2 वाले फैक्टर से जितना बीटा आर ई की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब ये है कि आर ई हैज टू बी वेरी मच ग्रेटर। वी नीड टू हैव ग्रेट वैल्यू ऑफ आर ई एंड लेसर वैल्यू ऑफ R2 एज कम्पेयर टू आर ई, नॉट एज कम्पेयर टू R1। इसलिए हमने देखा होगा, हमने जो R1 की जो वैल्यू थी हमारे पास, जो क्या कहना, R2 की जो वैल्यू थी वो 2 किलो ओम्स रखी हुई थी, R1 की 39 किलो ओम्स। तो 2 किलो ओम्स, सॉरी 8.2 किलो ओम्स, सही। तो 8.2 किलो ओम्स की R2 की वैल्यू रखी हुई थी हमने। RE की वैल्यू हमने जो है 1 किलो ओम्स रखी हुई थी। RE को जब 120 से, तो इसलिए बीटा की वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए। RE की वैल्यू थोड़ी लोएस्ट एंड पर रखी, लेकिन बीटा की वैल्यू हाईएस्ट जितनी होगी उतना हमारे पास इनपुट इम्पेडेंस हाई होगी, ये इनपुट इम्पेडेंस कहलाती है। और उसी के रिस्पेक्ट से R2 को, इसलिए ये जो हमारे पास ये है, this is the very important part, beta RE should be greater than or equal to 10 R2। I hope you understand today's lecture very well। this concludes our voltage divider part। नेक्स्ट हम लोग जो है वो एमिटर फॉलोअर करेंगे इंशाल्लाह, और फिर फीडबैक जो है जिसके अंदर फीडबैक बाइसिंग है वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।